अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट कौन होगा कल वाज़े हो जाएगा, लेकिन चेयरमैन सेनेट का मामला ऐसे लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए डू एंड डाई का मामला बना हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने वाज़े कर दिया है कि चेयरमैन सेनेट हमारा ही होगा, इसके लिए हर तरह से कोशिश की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि हमारे अरकान को फोन आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बड़े संगीन इल्जामात लगाए गए, रियासती इदारों के हवाले से बात की गई। बाकायदा तौर पर उनके एक सेनेटर की जानिब से कहा गया कि 2 लोगों की मुझे फोन कॉल्स आई, बाकायदा तौर पर टाइमिंग भी बताई गई। ये भी कहा गया कि फोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है, नाम ले सकते हैं लेकिन नाम लेना मकसूद नहीं। ये भी कहा गया कि कल खराबी नजर आई तो निशानदही करेंगे। इससे पहले मरियम नवाज भी ट्वीट कर चुकी हैं, फजलुर रहमान भी इसी तरह की बात कर चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी का स्टांस इस तमाम तर सूरत हाल में मुख्तलिफ है। खुद यूसुफ रजा गिलानी जो कि चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार भी हैं, जब उनसे आज सवाल किया गया तो उनकी जानिब से वाजे किया गया कि हमें कोई फोन कॉल मौसूल नहीं हुई, हमारे लोगों से कोई इस तरह का राबिता नहीं किया गया। अब सूरत हाल हम देख रहे हैं कि संगीन होती जा रही है, मामलात किस तरफ जाएंगे, कल सूरत हाल क्या बनेगी, सारे मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार जनाब इमरान याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही आगाज़ कर लेती हूँ। हमने देखा कि बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा तौर पर रियासती इदारों पर कि हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं, बाकायदा तौर पर टाइमिंग्स बताई गई। अब बस सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं, ये मामलात किधर जा रहे हैं एहतशाम साहब? देखिए सोनिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के जो इल्ज़ामात हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास व्हाट्सएप कॉल्स हैं, गुफ्तगू उनके पास मौजूद है, किन अदारों के लोगों ने की थी, फिर उसको इंडोर्स जिस अंदाज से शायद खकान अब्बासी ने, ऐसे इकबाल ने किया कि ये अदारों का जिक्र कर रहे हैं, हम नाम भी ले सकते हैं, ISI है, कौन है, बार नाम नहीं लिया। देखें, बड़ी बदकिस्मती है सोनिया कि ये बात कर रहे हैं, यही बात शिबली फराज ने भी अगले दिन की थी। वो भी यही बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को फ़ोन कॉल आ रहे हैं, हमारे पास भी टेप्स हैं, हमारे पास भी सबूत मौजूद हैं। अब मसला ये है कि सच को तलाश करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रोसेस में जो इस मुल्क में जिस अंदाज से अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है, वो माज़रत के साथ बावजूद इस बात के कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, फिर भी अदम इस्तेकाम डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है। ये कहा गया था कि जी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन माज़रत के साथ आज तुम्हें लग रहा है कि जमहूरियत एक टकसाल बन के रह गई है। और फिर हम ये देख रहे हैं कि जो कहा करते थे कि जी जमहूरियत ही पार्लिमानी जमहूरियत ही जो है ना वो लोगों के मसाइल का हल है, मेरा ख्याल है कि अब ये बड़ा वाज़े तौर पे बात सामने आ गई है कि पार्लिमानी जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम के लोग कहते हैं कि दिन नहीं बदल सकती। मुझे याद आ रहा है 2013 का एक स्टेटमेंट फॉर्मर अमेरिका के ओबामा साहब का। वो कहा करते थे, एक जगह कहा था उन्होंने कहे कि ये सियासत ऐसी चीज़ है कि इसमें रोज़ाना की बुनियाद में एक बड़ी एम्बैरसमेंट उठानी पड़ती है। अगर कोई सियासी बख्शदार पार्टी अगर प्रॉपर तरीके से हिकमत अमली नहीं बनाती तो उसकी मुश्किलात हर दिन बढ़ती हैं। इसके बाद मुझे फवाद चौधरी साहब का बयान अभी याद आता है, जो कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी हमारे लोगों की गलती की वजह से आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे यहाँ जिस तरीके से वो कहते हैं कि कोई एक फ्रेमवर्क हमने नहीं बनाया चीज़ों का। अब देखें, एक तरफ आप मान भी रहे हैं कि गलतियाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ अदब इस्तेकाम कहाँ से कहाँ चला जा रहा है, माशी तौर पे मुल्क किधर चला गया। और वाक़तन आज आप देख लें, लोग बांग्लादेश की बात करते हैं, माज़रत के साथ लोग कहते हैं जी अब तो आप चंद दिनों में, चंद अरसों में अफ़गानिस्तान से भी पीछे चले जाएंगे। अब सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या चाहती हैं, एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है, चीज़ें क्यों नहीं ठीक हो रही। अब देखना है कि इलेक्शन, मैं तो इस तरह देख रहा हूँ, संजरानी साहब जीते हैं या गिलानी साहब जीते हैं वो एक और मसला है, लेकिन सवाल ये है कि गिलानी साहब किनके नुमाइंदे हैं, ये तरह आपको तलाश करना पड़ेगा। गिलानी साहब को जिस तरह सपोर्ट अदारों से मिल रही है, क्यों आज उन्होंने कंट्रडिक्ट किया मरियम साहबा को इतने ज़बरदस्त तरीके से, वो अदारे एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। मेरा ख्याल है सवालिया निशान है ये दो पार्टियों के दरमियान जो नुक्ता नज़र है, और फिर हमें देखना होगा गिलानी साहब किनके नुमाइंदे। सही, ठीक है, आगे चलते हैं। इमरान याकूब साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इमरान याकूब साहब, आप किस तरीके से देखते हैं, कल जाहिर है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है, इलेक्शन से एक दिन पहले संगीन इल्जामात लगाए गए, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पर यह है कि पीपल्स पार्टी इस सारे मामले से दूरी इख्तियार कर रही है। जाहिर है आज यूसुफ रजा गिलानी साहब से सवाल हुआ, उन्होंने कहा हमें कोई कॉल्स नहीं आई, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर नून लीग अलग बात कर रही है। आपको मामलात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की भी शायद कोई डील हो चुकी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेट में मुंतखब होना भी आप समझे कि उसकी उसी डील का एक हिस्सा करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ये है कि पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जब पीडीएम के सरबराही इजलास में भी ये कहा था कि हमारे मामला हमें तय करने दें, हमें देखने दें, हम आपको मामला तय करके देंगे, तो उनसे भी बड़ी चीजें वाजे हो गई थी। और फिर पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जिस तरह से एक्शन रोक दिया गया, जिस तरह से उनके मुकदमात में फिर वो तेजी ना रही, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो मुख्तलिफ तरह के इंडिकेशन होते हैं। तो उसके बाद अगर आप मौजूदा इलेक्शन की बात करें तो मुस्लिम लीग नून इस हवाले से काफी जज्बाती है और मुस्लिम लीग नून जो है पीडीएम के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं तो असल चीज ये है कि जो वाकफा निहाल हैं, जो पीडीएम को अंदर से जानते हैं, जो पीडीएम की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से परखते हैं, तो उनके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ दोनों जो हैं किसी तरह का भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मौलाना फजलुर रहमान, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज, इन तीनों के लिए तो कोई रास्ता नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। खास तौर पे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए कोई स्पेस नहीं है। सही। अब आप देखें कि अगर वाकई ही ऐसा है तो फिर मुस्लिम लीग नून को यह फिक्र है कि जनाब हमारा तो वोट बैंक ही मियां नवाज शरीफ का है, तो अगर हमारे लिए स्पेस कोई नहीं है, अगर हमारे लिए ये मामला हो जाता है तो फिर हम इस सारे मामले को किस तरह से लेके सही। इसीलिए इमरान याकूब साहब, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने तो कश्तियां जला दी हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि कल अगर सादिक संजरानी साहब जीत जाते हैं तो आपको क्या लगता है फिर पीपल्स पार्टी का स्टांस यही होगा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या फिर उनकी जानिब से भी तनकीद की जा सकती है? देखिए, तनकीद होगी और आपको मैं बता दूं इस वक्त 7:10 तक अभी तक इलेक्शन ओपन है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है और जिस वक्त कोई जीतेगा, अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हुकूमत अगर कामयाब हो जाती है तो वो कहेंगे कि जनाब हम मेरिट पे जीते हैं, लोगों ने अपोजिशन से तंग आके हमें वोट दिए। लेकिन अगर संजरानी साहब हार जाते हैं तो वो कहेंगे हमारे तो कैंडिडेट ही नहीं थे, जिनके कैंडिडेट थे उन्होंने नहीं जितवाया, तो अब हम क्या करें। आप ये देखेंगे अगर मिनिस्टर लेवल पे भी ये कहा जा रहा है कि जी जिनके कैंडिडेट है वो खुद उन्हें जितवा लेंगे, तो ये सारी चीजें बड़ी गौरतलब है। सही। इसी तरह अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो पीटीएम कहेगा कि जनाब देखा हुकूमती लोगों ने उन पे अदम एतमाद है और हमारे वोट तो सही थे। बिल्कुल बात ये है तो वो कहेंगे हम पे इल्जाम आए किया जाता है, लेकिन काम उन्होंने इस तरह से किया। सही। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है इस सारे माहौल में सादिक संजरानी साहब का पलड़ा भारी है या फिर यूसुफ रजा गिलानी का? और अगर सादिक संजरानी जीत जाते हैं अगर तो जाहिर है फिर भी हुकूमत पर तनकीद है, और अगर हार जाते हैं तो जाहिर है फिर। देखिए सोनिया, इमरान याकूब जो बात कर रहे हैं बड़ी अहम बात है कि भाई अगर हुकूमती हल्के क्या होते हैं जी, शेख रशीद साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ये कहते हैं कि जी जिनके नुमाइंदे हैं वो उनको जितवा लेंगे संजरानी साहब को। तो ये क्या बात, फेडरल मिनिस्टर हैं, ठीक है, अपनी पार्टी है। ये अफसोसनाक बात यह है कि जब पीटीआई के वजीरों ने, स्पोक्समैन ने शेख रशीद के किसी बयान को ऑन करना होता है तो धड़ल्ले से ऑन करते हैं, जब डिस ऑन करना होता है कहते हैं जी वो तो उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने फैसले हैं, ये है हुआ कि अपनी सोच तो पतली गली से निकल जाते हैं। देखिए सवाल यह है कि 3 लोग हैं जिनकी बुनियाद पे इलेक्शन जीता जाएगा। एक जमात इस्लामी का वोट है, एक बीएनपी का वोट है और एएनपी का वोट है, ठीक है ना। एक बंदा जो आज़ाद जीता था और पीएमएलएन में चला गया था, वो जो है ना उसने ऐलान किया कि जी मैं गवर्नमेंट के साथ रहूँगा। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी गेम नहीं है जितनी बड़ी गेम जो हम देख रहे हैं पहले हुई थी, या संजरानी साहब जब बने थे उस वक्त गेम हुई थी, या इस्लामाबाद का इलेक्शन जो गिलानी साहब ने जीता वो गेम थी। बहरहाल मार्जिन बड़ा थोड़ा है। अब ये को मेरे लिए तो परेशान कुन बात यह है कि कल इलेक्शन होने जा रहा है, आज अगर अदारों पे तनकीद हो रही है, कोई इन्वॉल्व हैं और उसमें सिर्फ पीएमएलएन ये बात कर रही है और पीपल्स पार्टी उसमें नहीं जा रही, तो ये फिर बात समझ आ रही है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और फिर इसी को ले कहने वाले लोग कहते हैं कि जी आप आगे चल के देखिएगा पीटीआई पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद हो जाएगा और फिर हो सकता है 2013 का इलेक्शन मिल के भी वो लड़ेंगे पंजाब में। चलें, ये हो सकता है दूर की कौड़ी लाने वाली बात होगी, लेकिन अपरेंटली लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें मैनेज की हैं जरदारी साहब ने, आप देख लें पिछले कई दिनों का कोई एक बयान उठा के देख लें,
सख्त बयान तो दूर की बात है, नरम बयान भी अदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जरदारी साहब का नहीं आया। सही, बिलावल हाँ, भुट्टो साहब जो है वो कभी कभी बयान देते हैं, लेकिन लोगों को पता है कि असल जो है ना बंदा कौन है जो गेम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है आप देखने वाली बात ये है कि किस हद तक सीरियस हैं जरदारी साहब इनको जितवाने में, और किस हद तक मेहरबान जो है ना वो हैं। अगर मेहरबान भी साथ हैं उनके और इलेक्शन वो जीत भी लेते हैं तो बड़ा इमरान साहब सीधा सा एक मैसेज है इमरान खान साहब के लिए कि भाई आप अपनी हठधर्मी छोड़ दें। जिस तरीके से पंजाब का बेड़ा गर्क बुज़दार साहब ने कर दिया है वो वाकई जिसको कहते हैं रिश्ता हुआ ज़ख्म है। और जिस तरीके से आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, उन्होंने फेडरल ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क कर दिया लेके। जिस तरह चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लोग नाराज़ हो रहे हैं। आज भी देख लें थोक के हिसाब से पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हुई हैं, कोई चीज़ ठीक होने का नाम नहीं ले रही। आज भी माज़रत के साथ प्राइम मिनिस्टर का बयान है, मैं नहीं छोड़ूंगा, नारों नहीं दूंगा। और भाई लोग ये कहते हैं फांसी लगाएं, पैसा वसूल करें, धेले का पैसा वसूल नहीं किया, कोई केस नैब ने मुकम्मल नहीं किया, और दूसरी तरफ महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इश्यूज जो करने वाले हैं उसमें आपकी आटे और चीनी ने, मैं रोज़ कहता हूँ कि एक ऐसी दो चीज़ें हैं, बाकी तो छोड़ दें। इकोनॉमी आप देख लें, स्टॉक मार्केट आज फिर क्रैश हुई है। ये चीज़ें हुकूमत नहीं देख रही जिस पे काम करने की जरूरत है। और फिर कितना वक्त रह गया है इमरान साहब, पौने 2 साल में हुकूमत क्या करेगी, किस तरफ जाएगी, मुझे तो मुश्किल लग रहा है 2023 का इलेक्शन। इमरान याकूब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब वजीर आजम के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद जो सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है अगर हुकूमत चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत भी जाती है तो फिर सियासी इस्तेहकाम नजर आएगा या फिर ये दबाव बरकरार रहेगा PDM का? देखिए, मुझे तो लगता है कि अब सियासी इस्तेहकाम शायद अगले इलेक्शन तक तो हमें देखने को ना मिले। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भले ही हुकूमत सेनेट का इलेक्शन जीत जाए तो फिर अपोजिशन लॉन्ग मार्च और धरने पे अपना पूरा जोर लगाएगी। अब यहाँ फिर एक मामला ये है कि जो साबिक सदर आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान गुफ्तगू हुई थी, उसमें सदर आसिफ जरदारी ने उनको यकीन दिलाया था कि अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब ना हो सके, अगर हम यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब ना करवा सके, तो हम आप मशरूत तौर पे इस बात पे भी राजी हैं कि हम असेंबलियों से इस्तीफा दे देंगे। तो अगर वो वाकई ही इस्तीफा दे देते हैं, अगर PDM वाकई असेंबलियों से इस्तीफा दे देती है, तो जिस हुकूमत से डस्का में NA 75 में एक जिमनी इलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सका, वो इतनी सीटों पे इलेक्शन अच्छी तरह से कंडक्ट करवा लेंगे। ये बड़ा एक सवालिया निशान लगेगा इनकी कारकर्दगी पे। दूसरी बात ये है कि अगर अदम इस्तेहकाम इसी तरह से इन्होंने रहना, मुझे बताएं कि जब आप अपोजिशन को हमेशा चोर 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 डाकू कहेंगे, जिससे एहतशामुल अक्सर फरमा रहे थे कि या तो आप फिर उनसे लूटी हुई दौलत वापस ले लें, आप एक धेला उनसे वापस ले नहीं सके, आपने खौफ की एक हिसाब बना दी। अब उसी अपोजिशन को आप अब देखें, डीजल डीजल डीजल, खुद वजीर आजम कहते थे कि जी ये असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। अब आपने घुटने टेक दिया, आपने उन्हीं डीजल वालों को कह दिया कि आ जाओ, अल्लाह का वास्ता हमारे साथ डिप्टी चेयरमैन हाई ऑक्टेन बनाया उनको डीजल को हाई ऑक्टेन बना दिया। बिल्कुल एहतशाम साहब सही फरमाया आपने, यानी वो डीजल अपोजिशन के साथ हो तो डीजल है, आपके लिए हो तो हाई ऑक्टेन है। सही कह रहे हैं, ठीक है, सही। इमरान याकूब साहब ये कह रहे हैं कि जाहिर है सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा, तो इसके लिए जो मसाइल ऑलरेडी हैं उनमें इजाफा होगा। NRO की जो बातें हो रही हैं जाहिर है उस पर काम करें, लेकिन साथ साथ कारकर्दगी को भी बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब ज़ाहिर है अपोजिशन बार बार ये कह रही है कि वो कौन सी साइंस है, वो कौन सी अखलाकियात हैं जिसके तहत हुकूमत अपने 47 लोगों को 53 करेगी बगैर इसके कि वो मंडी लगाए या हॉर्स ट्रेडिंग करे। लेकिन ज़ाहिर है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या छोटी जमातें हैं उनका जो वोट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट का हामिल होगा। अभी खबर ये भी आई है कि जमात इस्लामी ने किसी को वोट ना डालने का कहा है, तो क्या लगता है आपको? जो पहले बात कर रहे थे वो कोट अनकोट इमरान साहब, जो शेख रशीद साहब ने कहा था कि संजरानी साहब जीत जाएंगे इसलिए कि उनके मुवक्किल बड़े तगड़े हैं, ये बात उन्होंने की थी। देखिए, मेरे लिए जो हैरत वाली बात है और थोड़ी सी मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए परेशानी की बात है कि हुकूमत के इत्तेहादी वेवर कर रहे हैं।
अभी आप देख लें बैक टू बैक तीनों के स्टेटमेंट आ गए हैं। MQM ने कह दिया कि जी 2 बड़े मायदे किए गए थे, उन पर अमल नहीं हुआ। शेख रशीद साहब ने वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी चीज़ें ठीक नहीं है, हुकूमत को महंगाई कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। तारक बशीर चीमा साहब PMLQ के हैं, वज़ीर भी हैं, वो कहते हैं जी पंजाब डिलीवर नहीं कर रहा। अब देखिए ये सारे मैसेजेज हैं, सिग्नलिंग हो रही है, पोस्चरिंग हो रही है। अब कराची के हवाले से लोग बात कर रहे हैं कि जी कराची जिस तरीके से इनके हाथ से निकल गया, वो लोग सवाल करें जी आखिरी दफ़ा कब प्राइम मिनिस्टर आप कराची गए थे। फिर आप देख लें नौशहरा आपका गढ़ था, जिस तरीके से वहाँ पे धूल चिटवाई गई है, आप हारे हैं वहाँ पे, मतलब ये वो आम आदमी को हजम नहीं होती। और फिर जो देख रहे हैं, हालात को देख रहे हैं, वो भी इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मामलात किधर जा रहे हैं। इमरान साहब, मेरे लिए आज सबसे अहम बात यह है आज की, मेरी नज़र में अपने अपना नुक्ता नज़र है, प्राइम मिनिस्टर का इस बात पे इंतहाई शदीद नाराज़गी का इजहार करना FBR के ऊपर कि भाई आपके तहकीकात जो हमारी पार्टी के अंदर जिन्होंने मामलात ख़राब किए हैं चीनी के मामले में, आप उन पे केसेस फाइनलाइज क्यों नहीं करते, उनसे रिकवरी क्यों नहीं करते। जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में बात की उन्होंने, खुसरो बुख्तियार के बारे में, इसी तरह से वो जो हैं 2 भाई क्या नाम है जी उनके, अख्तर अब्दुर्रहमान के साहबजादे दोनों, उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनकी मिलें भी हैं। फिर रमज़ान शुगर मिल नवाज शरीफ वालों की है, वो कहते हैं छोटे छोटे जो आपके जो मिल ओनर थे उनसे पैसा पकड़ के आपने रिकवरी कर दी है, असल पैसा तो उनके पास है, क्यों नहीं आया। देखिए हुकूमत में रहते हुए हुकूमत की लोगों के खिलाफ अगर FBR एक्शन नहीं ले रहा तो ये क्या चीज़ साबित करती है कि आपकी रिट इतना बड़ा दायरा, वो FBR जिसके बारे में आपने दावा किया था कि जी मैं एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा कि मैं 4000 अरब से मैं 8000 अरब रेवेन्यू कर दूंगा। नतीजा ये है कि आज आपको 1600 अरब से ज़्यादा के आपने कर्जे अब तक ले चुके हैं। ठीक है, आपने 6000 अरब कर्जा वापस भी किया। मतलब है कि आपके लिए सियासी तौर पर, माशी तौर पर चलना इतना मुश्किल हो गया, मुश्किल बना दिया गया। लोग कहते हैं जी वही पुराना, आज भी जागीरदारी निज़ाम और आज भी माफिया जो है ना वो इस निज़ाम को चला रहे हैं। तो सवाल ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ खड़े हैं। मुझे तो ज़ाती तौर पे लग रहा है कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। आखिर में आहिस्ता आहिस्ता लोग तितर बितर हो जाएंगे और उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। इमरान याकूब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपको क्या लगता है हुकूमत के लिए आगे चैलेंज क्या है? हम देख रहे हैं कि कारकर्दगी पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं, खासकर पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली के हवाले से जमात के अंदर से भी बहुत सारे लोग खुलकर सामने भी आए, फिर खबरें आई कि तब्दील होंगे, फिर कहा बरकरार रखा जाएगा। क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि वजीर आजम का एतमाद बहुत ज्यादा है कि वे भी आगे चलकर कारकर्दगी दिखाएं, या फिर मुतबादिल कोई नहीं नजर आ रहा उनको? नहीं, वो आगे चलकर कारकर्दगी दिखाएंगे। अब कौन से आगे जाएंगे, कितना आगे जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि वो कितना आगे जाते हैं। आज भी वैसे एतमाद का इजहार किया गया है, उन्होंने कहा मुझे एतमाद है उस्मान बुज़दार पे। सोनिया, मुझे तो ये लगता है कि शायद इमरान खान साहब को वो तो आगे लेके ना जाए, पीछे जरूर ले जाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये मुझे अब ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, बिल्कुल, आज उसमें हाल ये है कि पंजाब का जो दारुल खिलाफा भी है, दिल भी है, लाहौर, आपने उसे ये सजा दी है कि यहाँ से शरीफ बरादरान जीतते थे, आपने उसे कूड़े का ढेर बना दिया। आपने उसे ये सजा दी है कि पिछली हुकूमत ने यहाँ पे डेवलपमेंट कराई थी, अब बच्चों भुगतो। तरक्याती कामों में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ फंड अलॉट किए गए हैं, आपको सुन के हैरत होगी कि पंजाब का सबसे बड़ा जिला और नंबर उसका 36 अजला में से 31वां नंबर, यानी आपका प्रायोरिटी देख लें कि आप 36 अजला में से लाहौर को 31वें नंबर पे रखते हैं। ये सारी चीजें आपका कंसर्न शो करती हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। दूसरी बात ये, जो भी इत्तेशाम साहब इसका जिक्र कर रहे थे, मुझे आप ये बताएं कि जब आपने इन्होंने FBR का जिक्र किया, आपको किसने रोका था? आप जिसको चेयरमैन बना के लाए थे प्राइवेट सेक्टर से कि मैं इनको चेयरमैन बना के लाया हूँ, ये परफॉर्म करेंगे, उन्होंने आपके हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं काम करने लगता हूँ तो मुझे हुकूमत की तरफ से प्रेशर आ जाता है, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल, हाँ, वो इस्तीफा दे के चले गए। आप यहाँ फरिश्तों को भी ला के बिठा दें, अगर आपने उनको परफॉर्म नहीं करने देना। गुड गवर्नेंस का ये बहुत शोर, गुड गवर्नेंस का बड़ा शोर बचाते थे। मान लिया पिछले लुटेरे थे, डाकू थे, चोर थे, मुझे आप ये बता दें गुड गवर्नेंस में क्या खर्च आता है? गुड गवर्नेंस में तो 1 रुपया नहीं लगता। आप गुड गवर्नेंस ला नहीं सके। जिस तरह आजम खान साहब का भी जिक्र हुआ, आजम खान साहब ने जो इस ब्यूरोक्रेसी के साथ कर दिया और जहां चुन के तासुब फैलाने की कोशिश की है, उसके बाद कोई ब्यूरोक्रेट आपका काम करने को तैयार नहीं है। कोई ब्यूरोक्रेट, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे एडिशनल सेक्रेटरी
लेवल के लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं, मुझे 3-4 लोगों ने कहा कि जनाब हम अब कर देंगे तो फिर नैब कौन भुगतेगा। यानी आपने इतना खौफजदा लोगों को कर दिया कि कोई बंदा काम करने को तैयार नहीं है। और फिर आप जिस मुझे इमरान साहब हाँ। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अगर पौने 2 सालों में प्राइम मिनिस्टर खुद मैदान में नहीं उतरते, जिस तरह उतरने का हक है, जिस तरह तब्दील करने का मामला है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को केपी के आज़म खान जिस जूनियर लेवल का आदमी जिसने केपी तक परफॉर्म किया, और जिस तरह आप कह रहे हैं हर बंदा उनसे नाराज़ है, कोई फाइल को हाथ नहीं लगाने के लिए तैयार, कोई चीज़ एक जगह से दूसरे का मूव नहीं हो रही। सवाल ये कि क्या प्राइम मिनिस्टर को इन चीज़ों का इदराक नहीं है? और फिर दूसरा जो कमर तोड़ महंगाई, आटा और चीनी इनकी पहचान बन गए हैं, इस पर इनको कोई असर नहीं होता कि भी इनके अपने लोग कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि भी हमने गलत आदमी को चुना है। क्या इनको इदराक नहीं है कि भी अगला इलेक्शन तो छोड़ें, ये 1.5 साल किस तरह गुजरेगा? जी इमरान साहब। एहतशाम साहब, मुझे लगता है कि वजीर आजम जो है ना, शायद वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। रूहानी तौर पे वो सोचते हैं, रूहानी तौर पे समझते हैं, और रूहानी तौर पे वो ये समझते हैं कि जिस तरह लोग उनसे 2018 में प्यार करते थे, उसी तरह शायद 2023 के इलेक्शन में भी उसी प्यार की बिना पे उन्हें वोट दे दें। देखिए, आवाम ने एक दफा बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें वोट दिया, सबसे ज्यादा उन्हें मीडिया ने किया, लेकिन अब आवाम की उम्मीदें टूट चुकी हैं। वो गरीब आदमी जो 35 रुपए किलो आटा लेता था, अब वो बेचारा आटा लेने के काबिल नहीं रहा। वो गरीब आदमी जो घर में चीनी 40-45 रुपए 50 रुपए किलो लेके जाता था, वो चीनी 100 रुपए से महंगी हो चुकी है। आटा 87 रुपये हो गया जी किलो। जी सर, वो गरीब आदमी जिसके घर में 50 यूनिट तक उसे फायदा हो जाता था, बिजली सस्ती मिल जाती थी, उसको भी अब बिजली बहुत महंगी मिल रही है। ये सारे जो मामला हैं, तो अब वो आपको क्यों वोट देगा? जब आप उसको रिलीफ नहीं देंगे तो अब वोट क्यों देगा? सही कह रहे हो। एहतशाम से मेरे ख्याल से 2.5 साल के बाद अगर हुकूमत ये कहे कि पिछली हुकूमतों का करता धरता है, तो इसको भी अब कोई नहीं मानेगा। हम देख रहे हैं कि खुद हुकूमत के अंदर से लोग बड़ी तनकीद करते हैं। इत्तेहादियों की जानिब से आपको लगता है कि खतरात मौजूद हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो वो साथ खड़े हैं लेकिन तनकीद कर रहे हैं, पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। देखें, पाकिस्तान में तहादी इमरान साहब को भी पता है कि कहाँ से कंडक्ट होते हैं, कहाँ से उनको चलाया जाता है और किस वक्त वो क्या कर रहे होते हैं। मुझे तहादियों से याद आ गया 89 में पहली मरतबा बेनज़ीर मरहूमा के ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बैठा था। जो MQM ने की थी, और जिस अंदाज से MQM के लोगों को लोग देख रहे थे कि एक सेकंड के अंदर वो बदल गए थे कि जी हम हुकूमती पार्टी से बाहर निकल के आ रहे हैं। तो ये तो इशारे की बात होती है। और जिस तरीके से आप देख लें, और माज़रत के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ और सियासी लीडरों ने जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस खाली किया और किसी और को मौका दिया, उसके बाद से आप किससे गिला करेंगे? आज आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, और आप देख लें लॉ एंड ऑर्डर हो, सब कुछ तो आप उनको दे चुके हैं। उसके बाद फिर आपके पास क्या रह गया करने के लिए? आपके पास एक छोटी मोटी आपने हुकूमत चलानी है, वो भी नहीं चला पाए। और 17 लोगों का आप कहते थे मेरी काबीना होगी, आज 52 आपके लोग हैं। इलेक्टेड लोग कुछ और कह रहे हैं, अनइलेक्टेड लोग जो है ना वो छाए बैठे हैं। जो इलेक्टेड लोग हैं उनके दिल में जो सारा दिन जो कहते हैं पांबड़ हर वक्त उनका जो हो रहा होता है उनके ख़िलाफ़। लेकिन वो दूसरी तरफ आप देख लें, हफीज़ शेख हो, इशरत हुसैन हो, क्या कहते हैं उसके बाद बाकी और जिस तरह से लोग हैं बैठे हुए हैं, बाहर से आके वो मामला चला रहे हैं, किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं। और जिस तरीके से नज़रियाती लोग थे, सो कॉल्ड थे, जो भी थे, ना उनकी बात को सुन रहा है ना उनकी बात मान रहा है। और ज़्यादा अफसोसनाक बात इमरान साहब ये लगती है कि अब कोई सैनर एलिमेंट को इनको जाके कुछ बताता भी है, चाहे मईशत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, सियासत के हवाले से, वो 2-4 लोग हैं जिनकी बात सुनते हैं। और फिर वही बात आती है कि फ़रा जमील गुजर साहिबा और फर्स्ट लेडी वो कहते हैं जिस तरीके से वो मामला चलाने की कोशिश करते हैं, आमतौर पे उनके क्रिटिक्स यही बात कर रहे होते हैं, तो वो मौका ही नहीं मिलता कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी की बात कर सकें। अभी ये जो बार बार बात आती है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा वाज़ेह तौर पे सवाल पूछ रहे हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत बड़े पिलर से एक सवाल पूछा गया था कि जी ये बुज़दार साहब आपकी चॉइस है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो उसको अपना चपरासी भी ना रखूं। अब देखें, जब इस तरह की चीज़ें हैं इमरान साहब, तो ये बातें सब जगह पहुंच जाती हैं। फिर भी अगर आप कोई यू आर अनमूव्ड और आप कोई फैसला नहीं कर रहे, तो फिर लोग यही कहेंगे जी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। भाई देखें, इससे बात नहीं चलेगी। कारकर्दगी दिखाए बगैर, मईशत को ठीक किए बगैर, अदम इस्तेकाम को दूर किए बगैर ये मामला हल नहीं होगा। और फिर ये अगले 1.5 साल भी इस तरह गुजर जाएगा। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि इन्हें अब अपॉइंटमेंट 3-4 बड़ी करनी होंगी और ऐसे बंदों को आगे लाना होगा जो डिलीवर करें। वक्त आ गया है कि बड़े फैसले अब गवर्नमेंट को लेने होंगे ताकि कारकर्दगी दिखा सके, चीजें बेहतरी की तरफ जा सकें। ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहे हैं, ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हर तरफ से हम देख रहे हैं कि बड़े सवालात उठ रहे हैं, हुकूमती परफॉर्मेंस हो या दीगर मामलात हो। आपको क्या लगता है हल क्या है इन मसाइल? देखिए, हल तो मेरा ख्याल है बेहतरीन हल जो मुझे ज़ाती तौर पे समझ आता है, इमरान साहब भी पूछेगा, एक तवाना टीम को उतारना पड़ेगा। अभी आप देख लें जो फैसला साजी की कुव्वत जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की हाईजैक करके आज़म खान बैठ गए हैं, आप देख लें सियासी गैर सियासी हल्के सारे के सारे परेशान हैं कि भाई कोई मामला ठीक होता नज़र नहीं आ रहा। आप किस चीज़ को ठीक करना चाहेंगे? वज़ीरों पे आपका एतमाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, रोज़ाना आप डांटते भी हैं, खबरें आना शुरू हो गई हैं कि, और फिर पाकिस्तान की तारीख की पहली कैबिनेट है कि जहाँ पे कहा जाता है कि इमरान साहब काम कम होता है, एक दूसरे के खिलाफ खुल के बोला जाता है, वो कहा जाता है कि यही जमहूरियत का हुस्न है। भाई आप लड़ने मरने के बाद जो भी करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे कोई आप फैसले करें, उस पर अमल दरामद कराएं तो लोग आपकी बात को मानेंगे। अगर आप सिर्फ यही कहते रहेंगे कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं किसी को छोड़ेंगे, हमारे हवाले से परसेप्शन गलत बना है, और फिर ये कह देना कि जी 70 सालों का मलबा 2.5 साल पे नहीं डाला जा सकता। भाई सवाल ये है, आपसे लोगों की उम्मीदें थी, आम आदमी आपको कनेक्ट करता था अपने साथ, जो चाहता था इस मुल्क के वसाइल लूटे गए हैं वो आपकी तरफ था। मेजॉरिटी यही मीडिया जो आज आप जिनसे नाराज़ लगते हैं उनके कंधों पे सवार होकर आप आए हैं, वो आज भी मीडिया दिल से मेरा ख्याल है दुआएं करता ही होगा कि भी आप कामयाब हो जाएं, क्योंकि इसके बाद सबको अंधेरा नज़र आ रहा है। फिर क्या अगर आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी पे अमल आने तो क्या होगा? कोई जमहूरियत तक़वियत पकड़ेगी, फिर वही मामलात होंगे, खाने पीने के मामलात फिर खुल जाएंगे, फिर आपके मुल्क के रिसोर्सेज लूटे जाएंगे। तो लोग वार्न करने हैं कि जी इससे पहले कि कोई ऐसा मसला हो कुछ बड़े फैसले कर लें, तवाना टीम लेके आएँ, नई टीम लेके आएँ, जिनसे आप उनको टास्क दें, उनसे काम लें और स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ काम दें। फिर 1.25 साल में कोई कारकर्दगी होगी, 2-4 जगहों पे कामयाबी होगी, फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप कुछ करें। अदरवाइज आपके एमएनएज एमपीएज अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं है, वो खुद कहते हैं कि हम नहीं जा सकते। बिल्कुल इमरान याकूब साहब, यही अगर मैं बात आपकी तरफ लेकर आऊँ, हमने देखा कि बैक टू बैक काफ़ी बड़े सेटबैक हुए हुकूमत के लिए। ज़ाहिर ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह से शिकस्त का सामना हुआ, 8 में से 6 जो हल्के थे वो अपोजिशन वहाँ पर जीत गई। उसके बाद ज़ाहिर अब्दुल हफीज़ शेख साहब की शिकस्त, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसले आए हुकूमत के लिए सेटबैक। अगर अभी ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुकूमत जीत जाती है तो आपको लगता है कि मजबूत हो जाएगी गवर्नमेंट? और फिर जिस तरह से एहतशाम साहब बात कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है क्या हुकूमत के पास कि अगर फोकस करें मामलात पर तो चीजें आगे बेहतर हो सकती हैं? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है, लेकिन मैं एहतशाम साहब जिस तरह से फरमा रहे थे, बड़े सीनियर आदमी हैं, इन्होंने खुद बहुत सारी चीजें देखी हैं। हाँ। इन्होंने अभी मोहतरमा के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान का जिक्र किया, फिर एमक्यूएम के रवैये की बात की। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ आप क्या समझते हैं, अगर एम्पायर इशारा कर दे तो काफ लीग या एमक्यूएम या जीडीए या बाप, इनमें से कौन से हैं जो एम्पायर के इशारे के मुंतजिर नहीं हैं? ये सब के सब एम्पायर के इशारे के मुंतजिर हैं। अब मुझे आप ये बता दें कि जब ये साहब की हुकूमत इस तरह पे बैसाखियों पे खड़ी हो और फिर भी आप परफॉर्म ना करें तो फिर आप उम्मीद कैसे रख सकते हैं? सोनिया, मैं आपसे बड़ा जाती सा सवाल है कि यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आप इस प्रोग्राम की एंकर हैं, होस्ट हैं, अगर आप आज एक प्रोग्राम ऐसा करें जिसमें आपकी कारकर्दगी जीरो हो, आप सवाल ही ना कर सकें, आप किसी से कुछ पूछ ही ना सके, एक भूत बन के बैठी रहें, तो मुझे बताएं आपके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या फवाद खुर्शीद साहब या आपके चैनल के मालिक आपको कल यहाँ बिठाएंगे? बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। वो कहेंगे कि इसको फारिग करो, किसी और को बिठा दो। तो मामला ये है कि ये मुल्क के साथ आप ये इस तरह से मजाक अगर करेंगे, देखिए रियासत पाकिस्तान जो है वो है तो हम सब हैं, आपके साथ इंडिया। वहां देख ले जो अरबपति भी है ना मुसलमान, उनको भी वहां पे तीसरे दर्जे का शहरी बन के रहना पड़ता है। आपके यहाँ जो हीरो बने हुए हैं शाहरुख, सलमान खान और आमिर खान, वो अपने घर में मंदिर बनाए हुए, उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए वो साथ उनके फंक्शनों पे जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने एक रियासत पाकिस्तान की शक्ल में मुल्क दे दिया तो खुदा का वास्ता उसकी हिफाजत करें, उसकी कदर करें। आप उस वक्त तक उसकी कदर नहीं कर सकते जब तक आप उसके साथ 100% मुखलिस ना हो। और मुखलिस आप कैसे होंगे? आप सब मतलब पिछलों पे डालना आप छोड़ दें, आप काम करें, परफॉर्म करें। देखिए ये कौम आपको दोबारा फिर से अपने सर आंखों पे बिठा लेगी, आपको पलकों पे उठा लेगी। लेकिन अगर आपने यही कारकर्दगी रखी तो फिर ना आपको कोई वोट देगा, ना आपको सपोर्ट करेगा, और फिर आपको
तो जिन हलकों की सपोर्ट है वो भी आपसे पीछे हट जाएंगे। सही। और इमरान साहब माजरत के साथ आपकी बात ना सुने, मेरी ना सुने, आपकी पार्टी के बाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी गलतियों का खमियाजा मुसलसल भुगतना पड़ रहा है। भाई आप उन्हीं की बात सुन लें या उनसे पूछ लें आके आपने क्यों ये बात की, अगर आप समझते हैं कि आप ये गलत बात की गई है। तो मेरा ख्याल है ये उठते बैठते इनके पार्टी को चंद एक लोग हैं जो ये बात करते हैं। भी एहतशाम साहब बड़ा खुलकर शेख रशीद को तो छोड़ देते हैं ना, उनकी पार्टी के नहीं है, बाकी जो पार्टी के लोग हैं अगर वो मतलब एक आदमी सुबह से इमरान साहब शाम तक वो 20 जगह पे चैनल पे हुकूमत को डिफेंड कर रहा होता है, शिबली फराज, वो शिबली फराज क्या क्या कर सकता है। अभी ये आप अगर इनकी जगह पे बजाय, मैंने अपनी पाकिस्तान 42 सालों में अपनी ज़िंदगी में कभी प्रोफेशन में नहीं देखा कि इमरान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर 3-4 वज़ीर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। काश वो वज़ीर अपनी कारकर्दगी मिनिस्ट्री के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। शेख रशीद साहब जब इंटीरियर मिनिस्टर बनाए गए थे, आप देख लें एज रेलवे मिनिस्टर हर वक्त सियासत की बात करते थे। 110 उनके जनाब कहना चाहिए हादसे हुए इस दौरान में, आप रेलवे के मजाल है कभी उन्होंने कहा कि जी मैं रिज़ाइन करता हूँ। तो ये सियासी नासूर जो है ना हमारे दिमागों में, हमारे जहनों में, और हम देखते हैं मारूसी जो हमारी सियासत चल रही है इससे निकल नहीं पाए। और लोगों को ज़्यादा जो जिस बात पे फ्रस्ट्रेशन और एम्बैरसमेंट है जी इमरान साहब, वो लोग तवक्कुल कर रहे थे इमरान से आउट ऑफ द बॉक्स। लोगों का ख्याल था चीज़ें आएंगी एकदम से, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरा दुख ये है कि जी शुरुआत ही नहीं हो पाई। लॉन्ग टर्म में किसने देखा जी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भाई आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आप प्लान बनाते हैं, मिड टर्म उसके तहत ही चीजें चल रही होती है, वो नजर नहीं आती। और इमरान याकूब साहब ये भी हुकूमत जो कहती है कि ये जो 70 सालों का गंद है ये 2.5 साल में खत्म करना मुश्किल है, तो आपको लगता है कि इसमें कोई वजन है? नहीं तो फिर आपको 70 साल का गंद खत्म करने के लिए 70 साल दे दें, फिर आप गंद खत्म कर लेंगे। सवाल कह रहे हैं ना 5 सालों में कुछ नहीं हो सकता, 10 साल मिलने चाहिए। बात ये है कि यहाँ पे जो अभी इन्होंने वुज़रा की बात की, आप जरा इस्लामाबाद जाके चेक करवाएं, आपने वहाँ ब्यूरो चीफ से कहें, आपका वहाँ टिक्का हंसानी बड़ा एक्टिव रिपोर्टर है पीटीआई का, उससे कहें कि ईमानदारी से बता दे कि कितने वुज़रा दफ्तर में टाइम देते हैं, कितने वुज़रा वफाकी वुज़रा जो हैं वो काम कर रहे हैं लोगों के। वफाकी वुज़रा आपके कहते हैं हम अपने हलकों में जाके मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वफाकी वुज़रा आपके कहते हैं कि हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे अगला इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर। और इमरान याकूब साहब जब कारकर्दगी पर सवालात उठाए जाते हैं तो वो कहते हैं एक तरफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो ताउन नहीं कर रही, कहते हैं बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, इनसे मुकाबला करना है। तो फिर इन माफियाज का मुकाबला गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? माफियाज का मुकाबला भी ये कहते हैं कि दूसरा आके करे और फिर इनको उसका क्रेडिट दे दे कि साहब मैंने आपकी मदद कर दी है, मैंने ये माफियाज खत्म कर दी है। देखिए हुकूमत में आना, जो अभी आप बात कर रहे थे ना तौक़ुआत की, मैंने सोनिया आपने ये एहतशाम साहब ने ये नारा नहीं था लगाया कि हमारे पास 200 एक्सपर्ट्स हैं, हम हुकूमत में आएंगे, हम आते ही वो एक्सपर्ट्स सारी रिफॉर्म्स कर देंगे। मैंने इमरान साहब देखें बदकिस्मती की बात देखें कि 2.25 साल हमने ये नारा नहीं था लगाया कि 200 अरब डॉलर जो है ना फौरी आ जाएंगे। हमने ये नारा नहीं था लगाया कि 90 दिन में हम आपको चेंज करके देंगे। हमने ये नारा नहीं था लगाया कि हम हलक से निकाल लाएंगे। आप किसी सियासतदान से 1 रुपया भी वापस ले लेते तो आज हम आपकी यहाँ तारीफ करते। चले इमरान साहब वो तो नहीं हुआ, अब देखें वो तो नहीं हुआ। एक और तल्ख हकीकत है जो बहुत बड़ी है, जो बड़ी अफसोसनाक है कि 2.25 वर्षों में टैक्स टू जीडीपी रेशो 2% आपका कम हो गया है। हम फिर सिंगल डिजिट में आ गए। अब मुझे बताएं कि जितना ये कहा जाता है कि जी पैसा इकट्ठा करेंगे 4,000 ट्रिलियन से 8,000 ट्रिलियन करना है, वो बिल्कुल नीचे आ रहा है। ये क्या चीज़ शो कर रही है? FBR आपको सीरियसली नहीं ले रहा, आपको बाकी अदारे नहीं सीरियसली ले रहे। स्टेट कॉरपोरेशन की आप देख लें, अब भी कहा जा रहा है 1200 अरब की हेमरेजिंग हो रही है, अदारे आपके तबाह हो गए, PIA रेलवे सब कुछ। अब आप देख लें हुकूमत नौकरियाँ देने के काबिल नहीं है। आज आके 2-3 बातें आप कर रहे हैं, नौकरियाँ निकालेंगे, अभी तक नौकरी नहीं निकली। और इस हवाले से हाउसिंग वाला प्रोजेक्ट भी अभी पूरी तरह नहीं सामने आया। तो लॉलीपॉप, किस लॉलीपॉप पे लोग आपके साथ खड़े होंगे? और फिर 2023 में आपको लोग कहते हैं अभी तो 6 महीने 8 महीने जब आ जाते हैं तो फीता कटिंग का वक्त होता है, आप अपने प्रोजेक्ट लेके जाते हैं कि हमने ये किया। अब हम बताएं कि क्या लेके जाएंगे? बुज़ार का एक प्रोजेक्ट, माजत के साथ हमारे तिक्का खान सानी ने एक दफ़ा पूछा था इमरान साहब उससे कि आपने कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया? उन्होंने कहा जी बहुत शुरू किए हैं। उन्होंने कहा जी कोई एक नाम बता दें, तो आगे से कहते हैं आप लाहौर आए ना मैं आपको बता दूंगा। अब आप क्या करेंगे इस पर? एहतशाम साहब मैं अर्ज करूं, बात यह है कि यहाँ पे ना मामला इस तरह से हो गया है अनफॉर्चुनेटली कि ये जो लोग जिस तरह से इनकी कारकर्दगी है,
आपने प्रोग्राम के शुरू में एक बात की थी कि जमहूरियत को अब ये गाली बनाने जा रहे हैं, जमहूरियत पे लोगों का एतबार खत्म करने जा रहे हैं। जमहूरियत का हुस्न वाकई ही इख्तिलाफ राय में होता है, लेकिन इख्तिलाफ राय में और आप जमहूरियत को तबाह करने में बड़ा फर्क होता है। अदम बर्दाश्त आपका ये हो गया। और फिर सबसे बड़ी बात, जब आप सर पुरानी बात करते हैं ना, उस वक्त क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता नहीं था। आज मैंने अपने कॉलम में भी ये बात वैसे लिखी है कि वो इंडियन एक फिल्म है मजबूर, उसका किशोर कुमार का गाना बड़ा मशहूर हुआ था कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप बात करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर हम न्यूज मैनेजर उसको बार बार चलाते हैं आपको याद दिलाने के लिए। आपने जो वादे किए थे आज आपके गले वो पड़ गए हैं। आप ठीक है। आप या अब आपको या कुछ करना होगा इन 2 सालों में, या फिर आप घर जाने की तैयारी करें। ठीक। आपके पास ये आखिरी मौका है। शेख रशीद साहब ने असेंबली में सही कहा था। शेख रशीद ने कहा था अब आपकी ये दूसरी सियासी जिंदगी है, इसमें कुछ कर जाएं। सही, दावे बहुत थे, वादे बहुत थे, लेकिन अमली तौर पर हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं मुझे है। एक चीज़ कहनी है, इमरान साहब कि अब भी वक्त है कि ये ओपोजिशन को किसी तरीके से एंगेज करें। ये अदम एतमाद एक दूसरे पे ये सुसाइडल है और अदम इस्तेकाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये कि जी जिस तरह आप इलेक्शन जीत के आए हैं वो भी जीत के आए हैं, भी बैठे बाई पार्टीजनशिप शो करें, इख्तलाफात अपनी जगह करें, लेकिन इस मुल्क को चलता हुआ, वो कहते हैं बेतरतीबी में एक तरतीब होती है, वही हासिल कर लें। अब ये कह रहे हैं कि कारकर्दगी बेहतर करने की जरूरत है, और सबसे अहम बात ये कि ऑपोजिशन को एंगेज करने की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका। शुक्रिया सीनियर सहाफी तर्जियाकार इमरान याकूब साहब मेरे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।